वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स, जो हमारा यूनिट 2 क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट 2 का पार्ट है। हमने क्वालिटी एश्योरेंस के यूनिट 2 में ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल पढ़ लिया, प्रेमिसेस पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स। हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं कि जब भी कोई सामान हमारा इंडस्ट्री में आता है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इक्विपमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रॉ मटेरियल्स की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, इक्विपमेंट्स को कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है, उन्हें कैसे परचेज करते हैं, उनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें देखते हैं कि वो मटेरियल हम इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट अपने लेबोरेटरी में ले आएँ, ठीक है। वो सब कुछ जो काम होता है, क्यूसी का काम होता है, वो सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इक्विपमेंट क्या होता है। देखो, फार्मास्यूटिकल फील्ड में कोई भी ऐसा सब्सटेंस कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो कि कोई सब्सटेंस बनाने के काम आए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कैन बी डिफाइंड एज फिजिकल सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू कैरी आउट जनरल स्पेसिफिक एक्टिविटी। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कोई एक्टिविटी करने के काम आए, जैसे कि हमारा वेइंग मशीन होती है, ठीक है। वेइंग मशीन का क्या काम होता है, वेट करना, ठीक है। हमारी टैबलेट कोटिंग मशीन होती है, उसका काम क्या होता है, टैबलेट्स को कोट करना, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा, पंचिंग मशीन, टैबलेट को पंच करना। तो ये हमारी वेइंग मशीन, कोटिंग मशीन, पंचिंग मशीन, ये सब किसके अंदर आएंगे, इक्विपमेंट्स के अंदर, ठीक है। ऐसा कोई भी फिजिकल सब्सटेंस जो स्पेसिफिक एक्टिविटी के काम आए उसको हम बोलेंगे इक्विपमेंट्स। अब हमारे इक्विपमेंट्स का सिलेक्शन होता है। जिस तरीके से हम लोग घर में कोई भी सामान लाते हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर सेलेक्ट करते हैं ना, कि कितने स्टार दे रखे हैं इसको, ठीक है, कितना काम करता है, ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी इसमें फूकती है, ठीक है, ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं क्रिएट करता। तो उसी तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी इक्विपमेंट लाने से पहले उसका सिलेक्शन करना पड़ता है, और उस सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ें देखते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, स्पेयर्स एंड सर्विसिंग, मतलब उस इक्विपमेंट में स्पेयर्स ना हो और उसकी सर्विसिंग ईजिली अवेलेबल हो मार्केट में। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है कि कोई भी कंपनी एक नया प्रोडक्ट निकालती है जिसकी सर्विसिंग ईजिली अवेलेबल नहीं होती मार्केट में, ठीक है। जैसे कि अब मोबाइल का एग्जांपल लेंगे, अगर मार्केट में मोबाइल नया लॉन्च होता है तो उसका जो टेम्पर होता है, कवरिंग होती है, वो ईजिली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। तो ऐसे इक्विपमेंट हमें खरीदना ही नहीं है जिसमें मार्केट में इसकी सर्विसिंग प्रेजेंट ना हो, ठीक है। मेंटेनेंस उसका ईजी हो, ठीक है, ईजिली वो मेंटेन हो सके, ताकि अगर उसका मेंटेनेंस हो सके ईजिली तो वो इंडस्ट्री में ईजिली यूज़ हो जाएगा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखे, वो मतलब पॉल्यूशन क्रिएट ना करे। सबसे पहले हमारा मेन प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि वो सब्सटेंस पॉल्यूशन कॉज ना करें, ठीक है। और वो इक्विपमेंट गुड क्वालिटी का हो। क्वालिटी मतलब वो ऐसे मटेरियल्स का बना हुआ हो कि वो एक बार मतलब कि काफ़ी टाइम वर्क करने के बाद ख़राब ना हो। ये नहीं कि हमने एक बार कोई सामान को मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने के बाद पता चला उसमें होल्स हो गए, उसमें क्रैक्स आ गए, ठीक है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ये नहीं होना चाहिए। वो गुड क्वालिटी का हो, अच्छा सब्सटेंस का बना हुआ हो। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि इक्विपमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कि वो उसमें सर्विसिंग उसकी ईजिली प्रेजेंट हो, स्पेयर्स ना हो उसमें, मेंटेनेंस उसका ईजी हो, वो पॉल्यूशन क्रिएट ना करे, और वो अच्छी क्वालिटी का हो, प्रोडक्शन में यूज़ करते टाइम वो ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं, जब भी किसी इंडस्ट्री में कोई सामान को लेना होता है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब क्या है, परचेज स्पेसिफिकेशन। जब भी कोई, वहाँ तो हमने क्या पढ़ा था कि सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, पहले हम सेलेक्ट कर रहे हैं। हम लोग घर में डिसाइड करते हैं ना कि हमें ये चीज़ खरीदनी है, तो उस चीज़ के बारे में पहले सारी नॉलेज निकलवाते हैं, फिर उसको परचेज करने जाते हैं। तो हमने पहले सेलेक्ट कर लिया कि ये प्रोडक्ट है हमारा, इसे पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, इसकी सर्विसिंग ईजिली है, इसके इक्विपमेंट्स जो इसके अंदर के पार्ट्स हैं वो इनर पार्ट्स ईजिली मिल जाते हैं मार्केट में। हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम परचेज पे जाएंगे। परचेज में हम क्या देखते हैं, देखो 4 Rs मतलब राइट सोर्स, राइट क्वालिटी, राइट प्राइस एंड राइट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब उसका सोर्स अच्छा हो, ठीक है, वो प्रोडक्ट हम सोर्स मतलब हम किस जगह से वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रॉपर उसकी कंपनी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने लोकल किसी भी शॉप से प्रोडक्ट ले लिया, उसका सेकंड हैंड प्रोडक्ट ले लिया, नहीं। उसका सोर्स मतलब उसकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए,
उसका प्राइस टैग। अब ये नहीं होना चाहिए कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में महंगा है तो हमने महंगे के चक्कर में ले लिया कि हाँ महंगे प्रोडक्ट तो अच्छे ही होते हैं, या फिर सस्ता ले लिया कि सस्ता है तो अच्छा ही होगा। नहीं, वो प्रोडक्ट का प्राइस रीज़नेबल होना चाहिए कि वो कंपनी उस प्राइस को अफोर्ड कर सके। ठीक है। राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम खरीदेंगे, अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा तो वो आने हैंडलिंग के टाइम पे ही, ले जाने में ही वो ख़राब हो जाएगा। इसका ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी होना चाहिए। ठीक है। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, अब इसमें समरी भी लास्ट में दूंगी एक बार, पहले हम यही थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस क्या होता है? कोई भी इक्विपमेंट को यूज़ करने से पहले क्या होता है, उसकी क्लीनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हम घर में बैठने से पहले घर को क्लीन करते हैं ना, क्यों क्लीन करते हैं? ताकि हम उसके अंदर ईजिली रह सके। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से कोई भी सब्सटेंस को इक्विपमेंट के अंदर बनाने से पहले वो इक्विपमेंट वेल क्लीन्ड होना चाहिए, ताकि हमारा जो सब्सटेंस है वो कंटामिनेट ना हो। कंटामिनेट किससे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर किसी डस्ट पार्टिकल से वो कंटामिनेट ना हो। ठीक है। अब WHO ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं किसी भी सब्सटेंस को क्लीन करने की या फिर मेंटेन करने की। सबसे पहले क्या है, किसी भी लेबोरेटरी से डिफेक्टेड इक्विपमेंट को रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि डिफेक्टिव इक्विपमेंट मतलब कि होल्स, उसमें क्रैक्स, ठीक है, इम्प्रॉपरली मेड वो इक्विपमेंट, वो कंटामिनेशन क्रिएट करता है। कैसे? हमने पहले बार कोई सब्सटेंस बनाया, उसकी मान लो कोई उसकी हमारी सब्सटेंस वो उस इक्विपमेंट में चिपक गई, दूसरे टाइम पे क्या होगा, फिर वो सब्सटेंस बनेगा, पहले वाले की जो चिपकन थी वो इसके साथ मिलके कंटामिनेट कर देगी इसको। ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। और फिर क्या होता है, वॉशिंग एंड क्लीनिंग शुड बी यूज टू प्रिवेंट सोर्स ऑफ, वॉश क्लीन होना चाहिए वो ईजिली। उसका लेआउट और डिज़ाइन of equipment must aim to minimize risk of errors to permit effective cleaning। उसका डिज़ाइन है ना ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास एरर कम से कम आए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, कोई भी इक्विपमेंट को सेलेक्ट करने के टाइम पे हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि उसमें स्पेयर्स ना हो, ठीक है, उसका मेंटेनेंस ईजी हो, उसमें पॉल्यूशन क्रिएट ना करे, वो अच्छी क्वालिटी का हो। ठीक है। अब हम परचेज़ के टाइम जब जाते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं कि वो अच्छे सोर्स का हो, क्वालिटी अच्छी हो उसकी, प्राइस अच्छा हो, ईजिली वो ट्रांसपोर्ट हो सके। क्लीनिंग और मेंटेनेंस की WHO ने गाइडलाइंस दी कि डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्री से प्रॉपरली रिमूव कर देना चाहिए। वॉशिंग एंड क्लीनिंग अच्छा होना चाहिए, और उस इक्विपमेंट का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास एरर्स कम से कम आए। ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया इक्विपमेंट का। अब क्या आता है हमारा रॉ मटेरियल्स। जैसे हमने अभी इक्विपमेंट्स के पढ़े थे ना, सेम टू सेम ऐसे ही हमारा रॉ मटेरियल्स का है। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारा ड्रग को बनाने के काम आए, मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के काम आए, वो होता है हमारा रॉ मटेरियल्स। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के काम आए, रॉ मटेरियल, उसको हम बोलते हैं रॉ प्रोडक्ट। जैसे कि हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब मेन इंग्रेडिएंट जो इफेक्ट कॉज करता है, या फिर कोई एक्सीपिएंट। ठीक है। एक्सीपिएंट क्या होता है? जो हमारा मेन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का बल्क बढ़ाता है। दे कैन बी आइदर, अब हमारा जो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, या तो वो एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? रॉ मटेरियल्स की कैटेगरी में। अब परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब परचेज हमने ऊपर पढ़ा था ना कि परचेज करते हुए हम क्या क्या देखते हैं? राइट सोर्स, ठीक है, राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? रॉ मटेरियल्स को सेलेक्ट करने से पहले, ठीक है, कोई किसी भी रॉ मटेरियल को, जो हमें प्रोडक्ट बनाना है उसके रॉ मटेरियल को सेलेक्ट करने से पहले हम उस मटेरियल का सैंपल मंगवाएंगे, और उस सैंपल को इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट बाय मीन्स ऑफ टाइट्रेशन, ठीक, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, उसको इंस्पेक्ट करेंगे कि ये प्रॉपरली यूज होने वाला है क्या नहीं, इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ तो प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हो गया, पहले हम सैंपल मंगवाएंगे, उसको इंस्पेक्ट करेंगे प्रॉपरली लेबोरेटरीज में। ठीक है। फिर क्या होगा, उसका ब्रांड, हमने ऊपर भी देखा था ना सोर्स, यहाँ पे हमने क्या देखा है? ब्रांड, कि वो प्रोडक्ट किस ब्रांड से अवेलेबल है, किस ब्रांड से हम ला रहे हैं। फिर हम उसकी ग्रेडिंग देखेंगे
कि उस सोर्स की ग्रेडिंग क्या है मार्केट में, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। बोला जाता है कि ग्रेड 1 सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, 2 सेकंड क्वालिटी का, थर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का। तो उसका हम ग्रेड देखेंगे। तो हमने क्या क्या देखा है परचेज के टाइम पे, उसको हम सैंपल को खरीदेंगे मार्केट से, उसको इंस्पेक्ट करेंगे, उसका ब्रांड देखेंगे और उसकी ग्रेडिंग देखेंगे। अब स्टेप इन्वॉल्व इन परचेज प्रोसीजर, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये, कि जब भी कोई इंसान मार्केट में किसी भी सब्सटेंस को परचेज करने जाता है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। देखो, अगर मैं सिंपल सी बात बताती हूँ, आप शादी के टाइम पे खाने के लिए हलवाई सेलेक्ट करने जाओगे तो क्या क्या देखोगे, कि वो हलवाई क्या क्या सामान बनाएगा, ठीक है, और वो कहाँ पे बैठ के वो सामान बनाएगा, उसमें पूरा का पूरा उसका कॉस्ट देखोगे, कॉस्ट क्या आएगा, उसके बिल क्या आएंगे सारे के सारे, ठीक है, और वो कहाँ से आएगा, दिल्ली से आएगा, नोएडा से आएगा, यूपी से आएगा, कहाँ से आएगा, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो यही यहाँ पे है, किसी भी मटेरियल को परचेज करने के टाइम पे उसके क्या क्या स्टेप्स आएंगे। रिकॉग्निशन ऑफ नीड ऑफ सब्सटेंस, कि वो सब्सटेंस हमारी इंडस्ट्री में हमारी फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरी ऑफ इंडस्ट्री में कितना यूज़फुल है, ठीक है, पर का सप्लाई क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई मोबाइल है, हम मोबाइल कहाँ से लाएंगे, सैमसंग से लाएंगे, वोडाफोन से लाएंगे, ठीक है, वन प्लस से लाएंगे, तो वही है उसका सोर्स क्या है सप्लाई का। इनवाइटिंग कोटेशंस, हम अलग अलग कंपनीज को देखेंगे, इनवाइट भेजेंगे उस प्रोडक्ट के लिए। रिसिप्ट एंड एनालिसिस ऑफ कोटेशंस, इशू परचेस ऑर्डर, ठीक है, हमने अलग अलग कंपनी को कोटेशंस भेजी, अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर लाएंगे, उसका इशू करेंगे ऑर्डर, उस मटेरियल को मंगवा के उसको, अब पहले हमने सैंपल मंगवाया ना, यहाँ पे सैंपल को इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद जब हमने देखा कि हाँ ये जो जो भी हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगा एक रॉ मटेरियल, उसकी हम उस कंपनी में इनवॉइस भेजेंगे, बिल्स लेंगे उसके, और फाइनली हम पेमेंट रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे सारे के सारे स्टेप थे किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट से मंगवाने का। मेंटेनेंस ऑफ स्टोर्स एंड फॉर रॉ मटेरियल, तो हमने यहाँ पे देखा रॉ मटेरियल्स मार्केट से कैसे कैसे परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद उसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं परचेज करने के, ठीक है। उसके बाद उनको परचेज करने के बाद एक वो भी तो होगा ना, कि स्टोर में हम उसको मेंटेन करके रखेंगे, और उसकी क्या 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 रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि हम कोई खाना बनाते हैं, हम उसको किस में रखते हैं, फ्रिज की भी रिक्वायरमेंट होती है ना, कि हम इस टेम्परेचर पे आइस को रखेंगे, इस टेम्परेचर पे हम खाने को रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही रॉ मटेरियल्स के भी प्रॉपर मेंटेन करने के वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसमें क्या क्या होता है, कि वो स्टोर जो है ह्यूमिडिटी से फ्री होना चाहिए, ह्यूमिडिटी आते ही वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। प्रॉपर सनलाइट अवेलेबल होनी चाहिए, क्यों, अगर हल्की सी भी इम्प्योरिटी आए, मतलब ह्यूमिडिटी आए, तो वो सनलाइट उस ह्यूमिडिटी को इवेपोरेट कर दे, ठीक है। हमारा स्टोर वेल सैनिटाइज होना चाहिए, क्लीन और ड्राई होना चाहिए। ड्राई होना चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हल्की सी भी ह्यूमिडिटी आते ही वो सब्सटेंस वाटर के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन दे देता है, ठीक। और क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल, मतलब पहले जो सब्सटेंस आएगा वही हमारा क्या बोलते हैं, स्टोर से पहले निकलेगा, ठीक है। बाद में जो रॉ मटेरियल आएगा वो बाद में ही निकलेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा फार्मेसी में भी एप्लीकेबल होता है, फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसीज में भी। जैसे कोई हमारे पास मान लो ये फर्स्ट सब्सटेंस है, सेकंड सब्सटेंस है, अगर ये फर्स्ट सब्सटेंस पहले आया, दूसरा सब्सटेंस दूसरा बार आया, तो क्या होगा, ये मान लो पहला सब्सटेंस है, हाँ दूसरा, अब क्या होगा, इसकी एक्सपायरी डेट जल्दी है, इसकी एक्सपायरी डेट लेट है, तो जिसकी एक्सपायरी डेट जल्दी है उसको पहले निकाल लेंगे, जो पहले आया था उसकी एक्सपायरी डेट जल्दी होगी तो उसको हम स्टोर से पहले निकालेंगे, जो जिसकी एक्सपायरी डेट लेट है उसको स्टोर से लेट निकालेंगे। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट आउट रूल, जो पहले आएगा वो पहले निकलेगा, ठीक है, ताकि उसकी एक्सपायरी डेट मेंटेन रहे स्टोर में। फर्स्ट एक्सपायरिंग फर्स्ट आउट, ये सेम, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है। फिर क्या आता है हमारे पास, स्टोरेज कंडीशन। अब उस रूम की स्टोरेज कंडीशन क्या क्या होती है, रूम शुड बी प्रॉपर टेम्परेचर पे होना चाहिए हमारा रूम, सेपरेट एरिया होने चाहिए स्टेराइल प्रोडक्ट के,
ठीक है, क्योंकि उनको एसी में रखना होता है ना, अगर हम उनको गर्मी में रखेंगे तो उनके अंदर रिएक्शन हो जाएगी, टर्बिडिटी शो हो जाएगी, इसलिए उनको एसी में रखना चाहिए। लाइट सेंसिटिव मटेरियल जो है उनको एम्बर कलर कंटेनर, एम्बर कलर कंटेनर क्या होता है, जो डार्क कलर का कंटेनर होता है ना, उसमें रखना चाहिए। लाइट सेंसिटिव होता है कि लाइट उनके अंदर घुस ना पाए। हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर होने चाहिए। हर्मेटिकली सील्ड मतलब ये को हमारा कंटेनर होता है हर्मेटिकली सील्ड, जिनके अंदर से मॉइस्चर उस कंटेनर के अंदर नहीं जा पाता। ठीक है। लेबलिंग ऑफ मटेरियल इन स्टोरिंग एरिया। अब जो भी वो इस एरिया में हमने सामान रखा उसकी लेबलिंग करनी चाहिए। डेजिग्नेटिंग नेम ऑफ प्रोडक्ट, कोड रेफरेंस, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, चेक लिस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टोरेज। ये सब कुछ आप लोग पढ़िए, पढ़ते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू गाइज। अगर आप लोगों को कोई सजेशन देने हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नोट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डियर फार्मा स्क्वायर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ रिगार्डिंग दिस वीडियो, वेदर यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। थैंक यू।